तो ये वेव अब हमें 22,000 तक, बजट से एक महीने पहले 1-1.5% डाउन ही रहता है। तो सर इस बजट में किस सेक्टर का ज्यादा फायदा मिलने का उम्मीद है? ये सब बजट छोड़ के लेट्स फोकस ऑन जापान से उन्हें मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं। बाय द वे सर, इन्वेस्ट फॉर अल्फा का 3rd सीजन आने वाला है। पोर्टफोलियो बनाना एक जर्नी होती है। भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स जो है 30-30, 40-40, 50-50% सर आपने कहा था कि निफ्टी 22,000 तक जा सकता है। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है और कब तक यहाँ पे जा सकता है? मुझे लगता है इसकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है और उसकी रीजंस मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो उसके बेसिस पर भी हमें ये नज़र में आ रहा है, अगर हम टाइम एनालिसिस करें और साथ में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पर करीब 18.5 की पीई बनती है अगर हम 5% की निफ्टी ईपीएस की ग्रोथ को कंसिडर करें। तो वहाँ से भी ये जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि हम मार्केट में देख रहे हैं कि एक पी करेक्शन हो रहा है। इस वक्त हम 21.5 के आसपास हमारी पी चल रही है। तो जब सभी स्टॉक्स में, बड़े बड़े स्टॉक्स में हो रहा है पी करेक्शन, क्योंकि ग्रोथ हमारे मार्केट में, हमारी इकॉनमी में, हमारी कंपनीज के अर्निंग्स में नहीं दिख रही है, तो पहले स्टॉक्स में पी करेक्शन होगा और फिर अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल तरफ से भी अगर आप जाकर देखें तो वहीं जाकर मार्केट में वैल्यू दिखता है। लेकिन हमने इसकी जो टेक्निकल एंगल से भी इसको एवेल्युएट किया है और टाइम सीरीज एनालिसिस भी की है और उसके बेसिस पर हमें लगता है कि 22,000 तक जाकर निफ्टी रुकना चाहिए। अगर आप निफ्टी का थोड़ा ब्रॉडर रेंज में चार्ट देखें, निफ्टी में हुआ क्या है, मार्केट्स में हमारे हुआ क्या है कि सितंबर 24 से नॉनस्टॉप सेलिंग शुरू हुई और ये सेलिंग जाकर रुकी अप्रैल 2025 में। 7 महीने में इतना फॉल हमें देखने को मिला। अब ये जो सेलिंग थी, इस सेलिंग की स्पेशलिटी क्या थी, क्या है इसकी खास बात, अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये सेलिंग तब आई जब हमारे देश में कोई भी बेरिश नहीं था, हर कोई बुलिश था। चाहे एनालिस्ट की बात करें, चाहे रिटेल की बात करें, चाहे एक्सपीरियंस लोगों की बात, हर कोई मार्केट में बुलिश था। लोकसभा के रिजल्ट्स आए थे, वहाँ से सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा था, कहीं पर भी कोई नेगेटिव नॉइसेस नहीं थे। तो सबने जमकर पैसा लगाया और ऐसे सिचुएशन में जब सेल ऑफ आता है तो मार्केट के ओवर हीटेड होने की निशानी होती है और उस ओवर हीटिंग का फ़ायदा उठाकर एफआईआईज़ ने ज़बरदस्त तरीके से सेल ऑफ किया और हमारे भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटा। तो ये जो सेलिंग हुई है, जिसके बाद फिर हमें दोबारा से रिकवरी देखने को मिली, ये फर्स्ट वेव ऑफ सेलिंग है। और यूजुअली ये फर्स्ट वेव ऑफ जो सेलिंग होती है, इसके बाद एक उसका रिएक्शन आता है, वही रिएक्शन अब हमें देखने को मिल रहा है और ये जाकर लगभग उसी लेवल पर आकर सस्टेन हुआ है। तो अब यहाँ से एक नेक्स्ट वेव ऑफ सेलिंग आनी चाहिए। क्या ये जो सेलिंग हो रही है, क्या उसी का कंटिन्यूएशन है? दैट वी हैव टू सी। मोस्ट लाइकली यस। तो ये वेव अब हमें जो है 22,000 के आसपास ले जानी चाहिए। अब जो आपका क्वेश्चन है कब तक ऐसा होगा, तो मुझे लगता है कि इसी साल होना चाहिए। 2026 में ही शायद हम 22,000 का लेवल देख लें। सर एक बात बताइए, ये जो जापानीज येन कैरी ट्रेड है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इससे कितनी सेलिंग हो सकती है? ये बहुत खतरनाक है। इस बारे में अगर आप खोजेंगे ना, कोई बात नहीं कर रहा। ये चुपके चुपके यहाँ पर काम चल रहा है और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और इट्स सैड कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये जो आपने अभी देखा ना, किस तरीके से शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। करीब करीब 2.3 बिलियन डॉलर्स की एफआईआईज़ ने सेलिंग कर दी है जनवरी के महीने में इस साल। ये उसी का नतीजा है। और जो आपको हाई टर्नओवर देखने को मिल रहा है पिछले कई हफ्तों से, वो भी इसी
का इंडिकेशन है। और लगातार हम अपनी वीडियो में बोल भी रहे हैं कि स्टॉक डंपिंग हो रही है, तो यही वो स्टॉक डंपिंग है, क्योंकि जापान से उन्हें मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं और यहाँ पर उन्हें सेल ऑफ करके पैसा वहाँ जाकर चुकाना है। और यहाँ पर वो जल्दी जल्दी वहीं पर सेलिंग कर रहे हैं जहाँ पर वॉल्यूम है, और जहाँ वॉल्यूम नहीं है वहाँ जब वो सेल ऑफ कर रहे हैं तो फिर स्टॉक में हमें शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये जो जापानीज येन कैरी ट्रेड है वो कितना बड़ा है, इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि करीब 5.8 बिलियन डॉलर्स की तो एफआईज ने इंडियन इक्विटीज़ में सेलिंग कर दी जनवरी में। अब अगर आप एक्सटर्नल जो ईसीबी होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, जो हमारी इंडियन कंपनीज जापान से जो लोन लेती हैं, तो हमारे टोटल लोन का 5.8% है। तो करीब 40 बिलियन डॉलर्स का लोन हमने ले रखा है हमारी कंपनीज ने। तो ऑब्वियसली अब उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके बॉटम लाइन को हिट करेगा, उनके रेवेन्यूज़ को इम्पैक्ट करेगा। एंड जो जापानीज एफआईआईज हैं वो भी कोई छोटा मोटा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने नहीं रखा है। अब देखिए तो उनका जो टोटल अगर आप इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे, एयूसी एसेट्स अंडर कस्टडी, वो करीब करीब 2.3 लाख करोड़ के आसपास बनेगा, 40 बिलियन डॉलर्स करीब करीब। अब वहाँ पर उन्होंने कम इंटरेस्ट पर इंडिया में पैसे लगाए हैं और वो 2.3 लाख करोड़ यहाँ से निकालेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। ओके, वो निकाल भी रहे हैं, लेकिन अब जो अगला जो इवेंट है मैंने जो आपके साथ शेयर किया कि वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, उनकी जो करंट प्राइम मिनिस्टर वो कंटिन्यू करती हैं अपनी पॉलिसी से या नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि जापान में हम दोबारा से ग्रोथ को ट्रिगर करेंगे तो जिसका रिजल्ट होगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो फिर ये सारा पैसा वहाँ से निकलेगा। और 2.3 लाख करोड़ कोई एक दो दिन में निकलने वाला नहीं है, ये निकलता जाएगा और हमें देखना पड़ेगा कि कितना DIIs इसे रोक पाते हैं। और ध्यान रहे कि इस वक्त जो जापान में यील्ड है 0% के आसपास होती थी कुछ साल पहले, अब ये 2.23% के आसपास हो गई है। ओके, नाउ 2.5% इज द ट्रिगर पॉइंट। अगर इसको ब्रेक कर देता है, जिस तरीके से वो यील्ड बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ जाता है 2.5 या 3, तो फिर कोहराम मच जाएगा। ओके, सो इसलिए ये सब बजट छोड़ के लेट्स फोकस ऑन जापानीज येन कैरी ट्रेड और उनके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और उनके इलेक्शन पे क्या रिजल्ट आता है उस पर नज़र बनाए रखें, अदरवाइज फिर हमारे मार्केट में बहुत बुरा हाल इसका हो सकता है। अब सर थोड़ा बजट की बात कर लेते हैं। तो सर बजट की प्री रैली क्यों नहीं हो रही है? तो क्या बजट से कोई होप ही नहीं है? देखिए, प्री बजट रैली ये वर्ड को मार्केट में बहुत यूज़ किया जाता है, बट इन रियलिटी आप देखेंगे ना तो पिछले 10-12 सालों से कोई प्री बजट रैली है नहीं। ओके, एवरेज अगर आप देखेंगे तो हमें 1% का पिछले 10 साल का एवरेज निकालेंगे तो 1% नेगेटिव रिटर्न्स हमें बजट से एक महीने पहले देखने को मिला है। इस साल भी अगर आप देखें तो हम 4% डाउन हैं। सो बजट से एक महीने पहले 1-1.5% डाउन ही रहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ज़माने में बजट की अहमियत होती थी, सारे बड़े डिसीजंस बजट के दिन लिए जाते थे। आजकल बजट की कोई अहमियत नहीं, इट्स ए नॉन इवेंट। क्यों? क्योंकि सारे बड़े डिसीजंस तो बजट के बाहर लिए जाते हैं। अचानक से एक दिन खबर आ जाती है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, GST हो चाहे नोटबंदी हो चाहे जो भी हो, तो बजट में तो नहीं हुआ अनाउंसमेंट, सब तो बाहर ही हुआ। PLI इतना बड़ा जो इनिशिएटिव है आप देखेंगे कि वो भी वहाँ होता है। ओके, अभी रिसेंटली GST कट्स हुए, बजट के बाहर हुए। तो बजट में क्या हो रहा है? बजट में तो खाना पूर्ति हो रही है। तो इसलिए बजट में अब लोगों का मोहभंग हो गया है। वो सट्टेबाज लोग जो होते हैं, सवेरे बजट में टर्मिनल खोल के बैठ गए, 2-4 ट्रेड लगा लिया, बनता पैसा नहीं है, वो थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया
और तसल्ली हो गई कि हमने बजट को ट्रेड कर लिया। ओके, सो बजट इज़ ए नॉन इवेंट। और आप पिछले कई सालों का परफॉर्मेंस देखें, बजट वाले दिन शार्प अप डाउन तो होता है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव खबर आई, चढ़ गया। वो ऑपरेटर का बेसिकली प्ले ग्राउंड होता है उस दिन। बट एंड ऑफ द डे जाके देखेंगे तो मोटा मोटा फ्लैटिश ही रहता है, थोड़ा ग्रीन थोड़ा रेड, मोर और लेस वही रहता है। फिर बजट को डाइजेस्ट करने में एक आध हफ्ता लगता है समझने में उसका इम्पैक्ट, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से कुछ सुन लिया और उसके बाद आपने डिकोड कर लिया कि इसका कितना रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, वो तो जाके आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो फिर एक आध हफ्ते बाद फिर प्रॉपर कंक्लूजन लिया जाता है कि इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव है। ऑब्वियसली किसी के लिए पॉजिटिव होता है, किसी के लिए नेगेटिव होता है, और फिर मार्केट अपना ट्रेंड पकड़ता है। तो इसलिए प्री बजट रैली नहीं हो रही है। और दूसरा जो फैक्टर है ना, जो कि कुछ हद तक जापानीज येन कैरेट रेट से कनेक्टेड है, वो है हमारी करेंसी। इस रफ्तार से अगर करेंसी गिरेगी तो कौन बजट देखेगा और क्या ही आ जाएगा बजट में। तो जो जो बाकी के फैक्टर्स हैं ना, वो बजट को पूरे तरीके से ओवरशैडो कर दे रहे हैं। तो इस वजह से बजट से कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लोग नहीं हैं। और वही चीज़ मार्केट के डेटा में भी दिख रहा है कि मार्केट मान के चल रहा है कि कुछ खास ऊपर नीचे होने वाला है नहीं, जो चल रहा था वही चलेगा। मार्केट का सबसे बड़ा सच, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। लेकिन कितने लोग मार्केट में ये अप्लाई कर पाते हैं? मारुति का स्टॉक शार्पली गिरते हुए 11,000 पर आ गया था। रिटेल वाले पैनिक सेलिंग कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त स्मार्ट मनी चुपचाप खरीद रहे थे, क्योंकि उन्हें स्टॉक की असली वैल्यू पता थी। नतीजा, मारुति में 6,000 पॉइंट्स की मैसिव रैली इन जस्ट 1 ईयर। और ये कोई लक नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का रिजल्ट था। अब सवाल ये है, जब मार्केट्स में ब्लडबाथ होता है, तब आपके पास बाइंग का कन्विक्शन होता है। रियल कन्विक्शन किसी न्यूज चैनल, टेलीग्राम टिप या सोशल मीडिया से नहीं आता। कन्विक्शन आता है डेटा से, लॉजिक से। कन्विक्शन आता है जब आपको सही वैल्यूएशन निकालना आता है। और इसी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए वी आर कमिंग बैक विद इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3.0। ये कोई ऑर्डिनरी वेबिनार नहीं है, इट इज अ 2-day इंटेंसिव मास्टर क्लास ऑन इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टर्स वे, जहां आप सीखेंगे हंटिंग, मल्टीबैगर्स, स्टॉक इवैल्यूएशन, एडवांस्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स और भी बहुत कुछ। याद रखिए, मार्केट में गलत वैल्यूएशन पे एंट्री की कॉस्ट एजुकेशन फीस से कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है। और पिछले सेशंस के पार्टिसिपेंट्स के लिए ये सिर्फ वैल्यू क्रिएशन नहीं थी, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था, और इसका प्रूफ उनके खुद के फीडबैक। तो देर किस बात की, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स नहीं, ग्लोबल भी। See you in the master class. This time, beyond boundaries, beyond the limit. Invest for Alpha 3. Be limitless. तो सर, इस बजट में किस सेक्टर का ज़्यादा फायदा मिलने का उम्मीद है? और सर, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसमें कुछ छूट मिल सकती है क्या? देखो, ये तो बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्टली पता करना कि बजट में क्या होगा, होने वाला है, क्योंकि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, और अगर किसी को ये पता चल रहा है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, वो सीक्रेट ही रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ र्यूमर्स मार्केट में रहती हैं, कुछ छन छन की खबरें इधर उधर से सुनने को मिलती हैं, तो उसका कोई देखो बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी भी नहीं रहती है। तो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, मेरे कोई ऐसे स्पेशल सोर्सेस तो हैं नहीं कि मुझे पता चलेगा क्या होने वाला है, बट जितना हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लोगों से बात करके समझ में आ रहा है, तो एक चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या है कि डिफरेंट सेक्टर में एलोकेशन बढ़ेगा, कैपेक्स बढ़ेगा, 15% तक बढ़ सकता है। इसकी डिमांड लोगों ने की है, और रीज़न आप जानते हैं कि दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा भी कॉन्फ्लिक्ट एक हुआ बड़ा, और वहाँ पर भी कुछ लेसन्स हमने लर्न किए। तो वहाँ पर हो सकता है कि बढ़े, तो HAL टाइप कुछ कंपनीज़ हैं, BEL है, इनको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर है
जिसमें कुछ हो सकता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। और रीज़न क्या है कि अब इंडिया तो एआई में पिछड़ गया पूरी तरीके से, कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। लेकिन अब ये है कि भाई हम डेटा सेंटर बना सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लेबर चीप है, बहुत जगह पर आपके लैंड सस्ते हैं गाँवों में, बट वहाँ पावर नहीं है। पावर तो ऐसे ही हमारा डेफिसिट है। अब जाएंगे यूपी में तो वहाँ तो 12-12 घंटे लाइट नहीं रहती है, नॉर्थ इंडिया में कम से कम, बाकी जगह थोड़ी बेटर सिचुएशन है। तो पावर की प्रॉब्लम है। तो पावर, अब डेटा सेंटर तो पावर, उसको तो इतना पावर चाहिए जितना तो हमारे पास है ही नहीं। तो उसका एक ही सल्यूशन है कि आपको फिर वो न्यूक्लियर पे जाना पड़ेगा। न्यूक्लियर की हमने एक डील भी की रशिया से। तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर पावर के उसमें कुछ पीएलआई वगैरह का अनाउंसमेंट हो सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन इसमें हो सकता है। तो ये फ्यूचर के सेक्टर्स हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि कुछ होगा। ओके, इसके बाद जो तीसरा सेक्टर है जिसमें कुछ हो सकता है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का। इलेक्शन विलेक्शन का देखिए रहता ही है हमारे यहाँ, और उस पर लगातार कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पर थोड़ा कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो जब बजट आएगा तभी पता चलेगा। नाउ अगर आप कैपिटल गेन टैक्सेस में रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे तो देखिए बहुत खबरें हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ होगा। रीज़न क्या है, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि रिटेल वाले बहुत परेशान हैं, इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हैं। तो एक जो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, जो लिमिट है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करके शायद 2.5 लाख 3 लाख तक कर दी जाए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मेरी कैलकुलेशन या मेरा जजमेंट ये बोलता है कि मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो यूएस टैरिफ्स की वजह से बहुत लॉस हुआ है हमें रेवेन्यू में। ओके, अब ये जो ईयू की डील हुई है उसमें भी हमारा कुछ तो रेवेन्यू लॉस होगा। ओवरऑल इकॉनमी डैम्प है। तो देखो सरकार के पास जो उसका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, आई थिंक 4.5 या 4.5%, कैसे मीट करेंगे? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और नहीं मीट करेंगे तो, और करेंसी तो ऐसे ही फ्री फॉल में चली गई है, तो क्या अब हम इस साल 100 देखना चाहते हैं? तो बहुत मुश्किल है। लोग कह रहे हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। और साथ में आप देखो, अभी मैंने उसको तो पढ़ा नहीं उतना डिटेल में, लेकिन मैंने हेडलाइन पढ़ी कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि हम 2008 टाइप क्रैश कुछ आने वाला है। मैंने पढ़ा नहीं उसे, बिकॉज मैं सरकार के मुंह से कम तो मार्केट के बारे में नहीं सुनना चाहता हूँ। तो ये भी बेसिकली एक क्लू है कि सरकार का फोकस है। भाई सरकार क्यों कहेगी मार्केट गिरने वाला है या मार्केट चढ़ने वाला है? तो अगर सरकार ये का कोई ऑफिशियल ये कह रहा है कि मार्केट गिरने वाला है या गिरेगा या रिस्की है, मतलब वो चाहता है कि रिटेल वाला मार्केट में पैसे ना लगाए, तो फिर क्यों उसको ईजियर बनाया जाएगा? तो मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा जजमेंट गलत हो सकता है, लेकिन मुझे कम से कम मेरी सोच के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि नहीं। सर आपने ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन भी लॉन्च किया है, मगर ग्लोबल में तो फ्रेश रिस्क बने हुए हैं, जैसे वॉर का खतरा है, रिसेशन का रिस्क बना हुआ है। तो सर इतने रिस्कियर टाइम में हम इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस होने के चांसेस कहीं ज़्यादा नहीं है? ओके, देखो वॉर का रिस्क तो हमेशा रहता है। कभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है दुनिया में। तो वॉर के भरोसे तो देखो हम बैठ नहीं सकते। वॉर कब आएगा, नहीं आएगा, कितना होगा, तो उसके भरोसे तो देखो बैठ नहीं सकते। अब जो बाकी के रिस्क हैं रिसेशन के, तो देखिए रिसेशन आएगा तो ये हमें मौका भी देगा। हमें ध्यान में रखना है कि देखो हम लगातार क्या बोलते हैं कि जो एक लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन होता है वो हमेशा बाय हाई करता है। उसका इंटरेस्ट तभी जागता है जब स्टॉक 100% ऊपर चला जाता है या मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो बाय हाई करता है, ओवर वैल्यू स्टॉक खरीदता है और फिर उसे लॉस होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होता है कि
वो सही वैल्यू पर जाता है। उसको ये मतलब नहीं है मार्केट ऊपर है नीचे, वो देखता है वैल्यू क्या है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर क्रैश होता है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम और सस्ता खरीदेंगे। ओके, और हम एट वंस वन गो में तो पोर्टफोलियो बना नहीं रहे हैं। ओके, अभी हमने जो ग्लोबल में अगर आप देखेंगे सो 3 कैटेगरीज हैं। तो किसी में हमने 3 स्टॉक डाले हैं, किसी में 2 डाले हैं और 1 डाले। तो हम तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करेंगे और एक बार में हम लेंगे भी नहीं, हम मिनिमम 2 लेवल्स पर एक्वायर करेंगे। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ना, ये रिटेल वाले गलती क्या करते हैं कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए आए हैं, मुझे लगाने हैं। सो दे डोंट वांट टू वेट। उन्हें लगता है मेरा पैसा आइडियल पड़ा हुआ है, तो वो क्या करते, एक बार में लगा देते। पोर्टफोलियो बनाना एक जर्नी होती है, वो एक इवेंट नहीं होता है कि आधे घंटे में ऑर्डर लगाया, 100 रिलायंस, 100 HDFC, टक 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 हो गया। ऐसे नहीं पोर्टफोलियो बनते हैं, पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, सो हम उसी प्रोसेस को करेंगे। तो अब हम अपना टाइम लेंगे और उस टाइम में हम करेंगे। साथ में हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो यही है, जो टॉप मोस्ट क्राइटेरिया है यही है कि वॉर होगा तो क्या होगा, रिसेशन आएगा तो क्या होगा, तो उसको कंसीडर करके करेंगे। ओके, सो वी आर ऑल्सो अवेयर कि रिस्क हैं मार्केट में, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। और वही फिलॉसफी हम अपने इंडियन पोर्टफोलियो में भी फॉलो करते हैं। सो पिछले साल हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि सर आप सारे स्टॉक्स डालो, ऐड करो, स्टॉक क्यों नहीं डाल रहे हो, मार्केट चढ़े जा रहा है, फोमो होता है ना। बट हमने अपना ग्राउंड लूज नहीं किया, हमने कहा नहीं, हमें नहीं डालना, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग। और वही हो रहा है, मार्केट तो ज़्यादा नहीं गिरे हैं लेकिन स्टॉक्स आप देखो किस तरीके से गिर रहे हैं। तो हमने अभी तक 35% ही डिप्लॉय किया है, अगर आप हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। सो अगर अभी अगले 4, 6, 8 महीने में मार्केट गिरता है तो हम अच्छे स्टॉक्स को लोअर लेवल्स पर एक्वायर करेंगे। यही तो इन्वेस्टर की फिलॉसफी होनी चाहिए, बाय लो सेल हाई, न कि बाय हाई सेल लो। और वही फिलॉसफी हम फॉलो करते हैं। बाय द वे सर, इन्वेस्ट फॉर अल्फा का 3rd सीजन आने वाला है, तो सर इस बार इसमें क्या स्पेशल चीज़ है पार्टिसिपेंट्स के लिए? सो जैसा कि हमने कहा कि अब जो है वर्ल्ड अब ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहा है। इंडिया में भी एक बड़ा मूवमेंट बनता जा रहा है। छोटे छोटे शहरों में लोग वो फैंग और मैग्निफिसेंट 7 और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल इनके शेयर्स खरीद रहे हैं। ओके, सो क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट वहाँ हो रहे हैं वैसे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो अपॉर्चुनिटी जहाँ होगी पैसा वहाँ जाएगा। तो ये जो इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3.0 वर्कशॉप हो रहा है फरवरी 21 एंड 22 को, 2 दिन का, इसमें हमने जो नई चीज़ ऐड की है वो है ग्लोबल इन्वेस्टिंग। सो अगर किसी को ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंट खोलना है, कैसे फंड ट्रांसफ़र करने हैं, कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसकी फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ आप कर पाएंगे। और साथ में ऑब्वियसली इसके बाद फॉलोअप जूम कॉल्स भी होंगे और फिर जो हैंड होल्डिंग होती है, सपोर्ट होता है, वो तो रहेगा ही। तो अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या इंडियन मार्केट में ये जो गिरावट आने वाली है, जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं पता, उस वक्त उस फॉल में अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर कैसे पिक करें, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो फिर आप इस वर्कशॉप को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए सर, कुछ ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, $70 पे आ जाए तो क्या होगा सर? आई थिंक इनका क्वेश्चन ये है कि शायद मैंने किसी वीडियो में ये कहा था कि अगर आप डॉलर में पैसा रखेंगे तो चूँकि हमारी करेंसी वीक हो रही है डॉलर के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर हमें गेन मिलेगा। भले ही हमारे स्टॉक्स ने 0% रिटर्न दिया तो हमें गेन मिलेगा। तो आई थिंक उसी का ये रिएक्शन होगा कि अगर रिवर्स हो गया तो क्या होगा। ओके, देखिए पहली बात तो ये, कोई भी इमर्जिंग कंट्री नहीं चाहेगी कि हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हमारा फोकस रहता है हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें।
ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी हम जो हमारी करेंसी वीक हो रही है हम उसका फायदा ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा, हमको तो लॉस हो रहा है, क्योंकि तेल तो हम महंगा आप खरीद रहे हैं। अगर आप ट्रेड सरप्लस हैं, चाइना, ताइवान, आप इनको जाके देखो, ये इनकी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है, एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे ही चलती है। इन्होंने अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके रखा हुआ है, अमेरिका इसलिए रोता है। तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि हम करेंसी को वीक करें, तो सरकार चाहेगी भी तो वैसा नहीं करेगी। तो आने वाले दिनों में हमारी करेंसी और वीक होगी। अब हमारे ऊपर है हम उसका फ़ायदा उठा पाते या नहीं उठा पाते। फ़ायदा कैसे उठाएंगे? हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और जिस दिन हम एक्सपोर्ट करेंगे इसी वीक करेंसी का फ़ायदा हमें होगा। तो इसलिए मैं तो अब नहीं देखता हूँ कि हम दोबारा से 70 पे चले जाएंगे। हाँ, 3-4-5 रुपए का मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है करेंसी मार्केट में, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड यही होगा कि इंडिया के हित में है कि हम करेंसी को वीक रखें, प्रोवाइडेड कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अदरवाइज ये हमारे लिए डिजास्टर साबित होगा। आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। क्या हम बेयर मार्केट रैली में हैं? इंडेक्स भले ही 25,000 है, लेकिन वेल नोन स्टॉक्स 15, 30, 40% डाउन है, जो बेयर टेरिटरी में चला गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम बेयर मार्केट में हैं, क्योंकि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, तो मार्केट तो बुल रन में है, बट स्टॉक्स जो हैं 30-30, 40-40, 50-50% गिर गए हैं। ओके, देखिए, अगर आप क्लासिक डेफिनेशन को मानेंगे तो मार्केट तो बेयर मार्केट में नहीं है। हाँ, स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स बेयर मार्केट में हैं, और सिर्फ 14% स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 3 सालों में कंसेक्यूटिवली ऊपर गए, बाकी स्टॉक्स नीचे गए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर इन बेयर मार्केट, हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स आर इन बुल मार्केट एंड इंडेक्स इज इन बुल मार्केट। ओके, तो ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। और ये जो फेस होता है ना, ये बड़े फॉल से पहले का फेस होता है। ओके, देखो, रिटेल अभी भी ना पोर्टफोलियो को देखता है और बोलता है क्या यार, क्यों लगा लिया पैसे, मैंने इतना लॉस हो गया। अभी इस मोड में, अभी वो पैनिक मोड में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसको होप दिखती है कि यार मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, शायद एफआईआई लौट के आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक बड़े ट्रिगर का वेट है। जिस दिन बड़ा ट्रिगर आएगा कोई, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, तो फिर मार्केट्स भी गिर जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्केट्स के पीक करेक्शन भी होंगे। तो इसकी जो समरी है, समरी ये है कि जो हमारी कंपनीज हैं उनकी अगर इकोनॉमिक्स को देखें, वो तो बेयर मार्केट में है, बट हमारे जो हेडलाइन इंडाइसेस हैं वो अभी तक बेयर मार्केट में नहीं है। ओके, इन एनी केस हम तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स गिर रहे हैं 30-40%, सो वी आर इन बेयर मार्केट। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेकर आपकी क्या व्यू है? देखो, अगले जो 1-2 दिन जो हैं, अब तो आज का ये वीक ख़त्म हो ही गया, बजट संडे को आएगा, संडे को मार्केट्स भी खुले रहेंगे, और मंडे भी आप कुछ हद तक कह सकते हैं। तो ये 2-3 दिन जो हैं ये सट्टेबाजों के दिन हैं, ऑपरेटर्स के ये तो मतलब उनके लिए तो साल भर की कमाई इसी 2 दिन में होती है। बाकी अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव लगा रहेगा, अप्स डाउन होंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इस वक्त हमें मार्केट में अगले 2-3 दिनों तक नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बजट के एंटिसिपेशन में या पोस्ट बजट बड़ी रैली दिख जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इफ आई एम लुकिंग एट द आईवीज एंड द वॉलेटिलिटी, वो इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं कि कोई बड़ी मूवमेंट होगी। ओके, क्योंकि बड़ी मूवमेंट अगर होनी है तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, पोजीशंस बन रही हैं, ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रीमियम पर बेच रहा है तो आईवीज बढ़ेंगी। ये बात सही है कि हम 9.5% से 13% तक आ गए, 4% का आईवी में राइज हुआ है, ये बात सही है, बट 9% अनरियलिस्टिकली लो लेवल पर आईवीज चल रहे थे। तो ये तो अब अपने लेवल पर आया है, ये अलार्मिंग लेवल नहीं है। सो अगर आप
निफ्टी के आईवीज को कैलकुलेट करेंगे तो हम जो देख रहे हैं बजट डे में 300 पॉइंट प्लस माइनस के बीच में मार्केट्स रहेंगे एज पर दी आईवीज, नॉट एज पर दी चार्ट्स और टेक्निकल्स। ओके, तो 300 पॉइंट इतने बड़े इवेंट में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेड पोजीशंस का सीन नहीं बनता है। कुल मिलाकर हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, टाइट रेंज में मूवमेंट होगी 300-400 पॉइंट के बीच में। अब उसमें तो किस्मत ही आपके काम कर सकती है। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या पोजीशंस मुझे तो इसमें अभी नहीं दिख रही है कि आप उसमें बहुत कुछ प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हैं। तो इसलिए अगले 2-3 दिन मुझे लगता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स आप पोजीशंस बना सकते हैं, या आप जो है फरवरी एक्सपायरी की पोजीशंस बना सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ जो है हेजिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। शॉर्ट की तरफ देखें तो ज़्यादा अच्छा है।